हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। आपने यहाँ पर प्रूव करना है कि अंडर जो 5 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम, जिसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अंडर 5 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो जो स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हमें एजम्पशन माननी पड़ेगी। लेट अस एज्यूम दैट द contrary अंडर 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हम क्या बताएंगे यहाँ, अंडर 5 जो है हमारा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल प्रूव करने के लिए हमें इसे हमने सिर्फ एज्यूम किया है इस क्वेश्चन में कि अंडर 5 हमारा एक रैशनल है। सो वेयर वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी। इसमें हम कुछ इंटीजर लेंगे, कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप, ए और बी या पी और क्यू। सो वी फाइंड इंटीजर a and b such that under 5 is equal to a upon b के बराबर होगा। हम यहां पर लिख देंगे where a and b are co-prime। यहां पर जो a और b है वो हमारे इंटीजर्स तो है ही, साथ में ये को-प्राइम भी है। तो स्टूडेंट्स, तुम सोच रहे होगे कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी नंबर्स हो उसका हमारे पास फैक्टर केवल 1 ही आए। मींस यदि वो दो नंबर जो होंगे उनको केवल 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज को-प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो लेट मैं मान लूं कि ए इज इक्वल टू, मेरे पास कोई नंबर है 2 एंड बी कोई मेरे पास 3 नंबर, कोई भी नंबर लिस्ट हो। तो एक 2 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 2 और 1, एंड जो 3 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो है 3 एंड 1। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। तो इट मीन्स दीज नंबर्स आर को-प्राइम। तो ये हमारा को-प्राइम नंबर है। तो बढ़ते हैं आगे। वेयर यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो b है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर कभी प्रूव नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। हम इस क्वेश्चन को 1 मान लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम अब स्क्वेयरिंग करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पर क्या मिलता है हमें, तो अंडर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। इनको इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 एंड ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो बन जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, यहां ये डिवाइड पे आ जाएगा, ए स्क्वायर के डिविजिबल पे आ गया। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखो, अगर मैं यहाँ ए पर जो भी वैल्यू भरूंगा, इसका मतलब ये है कि 5 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो हियर ए स्क्वायर इज, आपको जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो क्या है, ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लेट हम मान के चलेंगे कि ए इज इक्वल टू 5c। ये क्यों माना हमने, 5c क्यों माना, वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है हमारे पास, कोई भी एक इंटीजर है, हमने एज्यूम किया है। हमने यहां पर a की वैल्यू 5c इसलिए एज्यूम की गई है ताकि मैं निकाल सकूं कि जो b स्क्वायर है उसका जो फैक्टर है वो भी यदि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, वही चेक करने के लिए मैंने यहां पर
एज्यूम किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। ए की जो वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में भरोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 25c का स्क्वायर और 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर यही रहेगा एंड 25/5 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 5c स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगर मैं इसको स्टूडेंट अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं वेयर अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहां देखिए दिस सिंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। हमें क्या चाहिए था कि जो नंबर हमने ए के लिए निकाला था वही बी के लिए निकाल दिया। इट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। मैंने बोला था कि वो दोनों सेम अगर नंबर आएंगे तो हम चेक करेंगे। इसका मतलब है बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बट यहां पर जो कंडीशन है, हमने जो एज्यूम किया था वो तो ये था कि जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका तो फैक्टर केवल 1 ही आना चाहिए था। यहां पर हमारे पास जो दोनों के फैक्टर हैं वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे पहले देयरफॉर ए एंड बी हैव, पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 5 हमारे पास। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B have no factor other than 1। यहां पर इनके कोई भी फैक्टर 1 के बराबर नहीं है। तो जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारी रॉन्ग है। तो लिख लेंगे दिस contradiction arose because of incorrect assumption। ये जो हमारे पास जो कंडीशन जो पैदा हुई है ये किसकी वजह से है, ये हमारे पास हमने जो रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी इसकी वजह से होता दैट हमने माना था कि √5 जो है एक रैशनल है। बट कंडीशन क्या बोलती है, तो √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स यहीं तक ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एनसीईआरटी में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को भी सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह करेंगे। तो इसमें भी हमें एजम्पशन माननी पड़ेगी। लेट अस, तो स्टूडेंट्स याद रखना जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपने एज्यूम करना है कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर दिया है उसको मान के चलना है कि वो एक रैशनल नंबर है हमारे पास। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। वेयर मैं बोल सकता हूं जहां पर क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम। मैंने बोल दिया कि ए और बी हमारे पास वहां कोप्राइम नंबर है एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर हमारे पास बी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। तो मैं लिख सकता हूं कि ये a/b के बराबर है। तो देयरफॉर 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। मैंने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड ले गया। तो
हमारे पास हमें निकालना है कि √5 को एक तरफ रहने देना है और जो बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो √5 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, यहां पर मैं इस चीज का एलसीएम ले लूंगा, तो इट मीन्स इसके नीचे 1 है, हमारे पास आ गया b a माइनस 3b, हमारे पास ये आ गया। तो मुझे अकेला 1√5 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस 3b अपॉन 2b। हमारे पास आ गई इक्वेशन ये। अब यहां पर जो चीज है, सिंस a b एंड 2 और जो 3 हमारे पास जो नंबर है आर एक इंटीजर्स है, हमने बताया था कि ये एक इंटीजर्स है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो a माइनस 3b अपॉन 2b जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है, मान सकते हैं ना, एक रैशनल। एंड जो √5 है वो भी एक इज ऑल्सो रैशनल, इसको भी मान सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। परंतु जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलती है कि कॉन्ट्राडिक्शन ये बोलती है कि जो हमने इरेशनल नंबर माना गया है उसके जो, जिसको हमने एज्यूम किया था कि वो एक रैशनल है, उसके जो फैक्टर है वो 1 बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर कोई भी फैक्टर यहां 1 नहीं बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 जो है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो एक सारी इरेशनल नंबर हो सकती है, हो जाएगी, ठीक है। तो सो वी कंक्लूड दैट टू प्लस थ्री प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे इन सभी क्वेश्चन को इसी तरह से, तो आपको एग्जामिनर जो है देखने वाला वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करने का चाह रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।